किसान, बदलते भारत की शान। दूध दही का खाना, यो महारा हरियाणा। जी हां, हरियाणा के बारे में यह कहावत आपने जरूर सुनी होगी। हरियाणा का नाम लेते ही हमारे मस्तिष्क में एक ऐसे प्रदेश की छवि उभर कर आती है जो अपने खान पान, खेलों और समृद्धि के लिए जाना जाता है। अच्छे खान पान का राज यहाँ की अच्छी खेती है। हरियाणा मुख्य रूप से कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के लगभग 70% निवासी कृषि कार्य में लगे हुए हैं। हरियाणा खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर है और भारत के केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। इसे भारत की ब्रेड बास्केट यानी भारत की अन्न की टोकरी भी कहा जाता है। गेहूं, धान, गन्ना, कपास और दलहन से लेकर तिलहन तक की खेती इस क्षेत्र में की जाती है। हरियाणा की प्रमुख खरीफ फसलों में धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, जूट, गन्ना, तिल और मूंगफली शामिल हैं। क्योंकि ये सरकार के प्रयास ही हैं जो यहाँ के किसानों को खेती किसानी में बेहतर करने और उनका मनोबल बढ़ाने में काफी सहायक साबित हो रहे हैं। चीर कर जमीन में उम्मीद बोता हूं, मैं किसान हूं साहब, चैन से कहां सोता हूं। जी हां, आज खास मुलाकात में हमारे साथ एक खास शख्सियत हैं। जी हां, दूरदर्शन किसान पर हमारे साथ हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत दूरदर्शन किसान पर आपका। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। और चूंकि आप हरियाणा के कृषि मंत्री हैं और इसलिए कृषि की बात करेंगे, कृषि से ही शुरुआत करेंगे। किसान हमारे देश की रीढ़ हैं। हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में कृषि किस तरह का योगदान दे रही है? सबसे पहला सवाल यही आपसे हम करना चाहेंगे। देखिए, हमारा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है और राज्य जो प्रदेश है हमारा वो भी कृषि प्रधान देश है। क्योंकि खेती का जो प्रचलन हुआ ये वर्मा जी के टाइम से। ज्योतिसर एक हमारा कस्बा है, छोटा गांव है कुरुक्षेत्र के पास। वहाँ से 48 कोस के एरिया के अंदर वर्मा जी ने धान की खेती शुरू की थी और सबसे पहले वहाँ से जो सरस्वती का बेट था वहाँ पर प्रचलन हुआ था। और कृषि जो है भारतवर्ष की उत्तम मानी जाती है और उत्तम इसलिए मानी जाती है अभी खेती उत्तम, कृषि उत्तम, मध्य व्यापार निखिद चाकरी बीख नदान। ये जो खेती है उत्तम इसलिए मानी जाती है। अभी देश में जब कोई संकट आता है किसी भी तरह का, अब कोरोना काल आया, कोरोना काल में सारी चीजें डाउन हो गई लेकिन कृषि नहीं हुई, इसलिए उत्तम है। कृषि उत्तम है और ये देश की रीढ़ की हड्डी है। और जो हमारे गांव के परिवारों के लोग हैं, बसते हैं, हर परिवार का रीढ़ की हड्डी खेती है। और खेती के साथ जो है पशुधन भी है और उसके साथ साथ हमारे बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं कृषि से जो जुड़ी हैं जो किसान को मजबूत करती है और उसकी आमदन को, उसको आत्मनिर्भर बनाती है। कृषि उत्तम है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में खेती का बहुत बड़ा योगदान है। हरियाणा में 18% हमारा योगदान है कृषि का। कृषि 1 नंबर पे रहती है। कृषि नंबर 1 पर है। और देखिए, हरियाणा के कृषि मंत्री और श्री श्याम सिंह राणा जी आपको बता ही रहे हैं। दूसरा सवाल हम आपसे ये लेना चाहेंगे, क्योंकि हरियाणा में जिस तरह से सेंट्रल पूल में अनाज प्रदान करने वाली बात आती है तो उसमें सबसे बड़ा राज्य हरियाणा ही कहा जाता है। कैसा लगता है ऐसे हरियाणा का कृषि मंत्री हैं, कैसा महसूस करते हैं? देखिए, हरियाणा 1.4 क्षेत्र के हिसाब से हमारा एरिया है हरियाणा का, देश के अंदर। लेकिन खेत की जो कृषि है ये देश की खाद्य सुरक्षा में या नेशनल पूल में ये 15% का योगदान करता है हरियाणा प्रदेश। कई चीज़ों में हरियाणा प्रदेश यूनिक है। ऐसा नहीं है खेती में है, स्पोर्ट्स में है, आर्मी में है। यहाँ का जो युवा है, हमारे यहाँ कहा जाता है भाई हरियाणा प्रदेश के अंदर यहाँ दूध दही का खाना, एक ये खाने से जो हमारी जो माँ बाप से हमारे को बेसिकल स्ट्रेंथ मिलती है वो उसी बात से मिलती है क्योंकि हमारे खाने की जो पद्धति थी वो शुद्ध थी। और यहाँ गबरू पैदा होते हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, चाहे कुश्ती का एरिया हो, चाहे खेल का हो, चाहे आर्मी का हो, चाहे खेती का हो। खेती के अंदर विशेषकर हमारे यहाँ किसान खेती से जुड़े हैं, इसलिए मैं समझता हूँ भाई हरियाणा प्रदेश खेती के अंदर
राष्ट्र के पूल के अंदर सुरक्षा की भी गारंटी देता है और खाद्य सुरक्षा की, और राष्ट्रीय पूल के अंदर 15% अपना योगदान देता है। तो बहुत बड़ा योगदान है जी, बहुत बड़ा योगदान है वाकई, ये सच कह रहे हैं आप। लेकिन अगर हरियाणा में कपास की खेती की हम बात करें तो कपास की खेती राज्य की अर्थव्यवस्था और किसानों की लिए जो आय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, रोटेशन में हमारे यहाँ काफ़ी फसलें होती हैं, गन्ना भी है, कपास भी है, और कपास की आमदन हमारे किसान को, हम सरकार की जो मदद है उसमें किसान के लिए बहुत मदद करती है। और मैं समझता हूँ भी ये काफ़ी एरिया में यहाँ कपास होती है और जिसमें पानी की भी बचत है, और कपास सरकार भी मदद करती है, पर एकड़ के हिसाब से भी सब्सिडी देती है उसको, और उसको काफ़ी चीज़ों की ट्रेनिंग भी देती है कपास के लिए। खेती के अंदर हमारी बहुत सारी फसलें हैं, कपास एक अहम है जिससे हम ज़्यादा कमाई कर सकते हैं, और रोटेशन में भी खेत जो हमारी ज़मीन है वो बदलाव में आती है। बिल्कुल, वो बदलाव में आती है। सेम और अगर कलर की बात करें हम भूमि सुधार योजना की, तो मिट्टी सुधार में किस तरह की मदद कर रही है और किस तरह से मददगार साबित हो रही है? देखिए, सेम अलग है, कलर अलग है। कलर की होती है सफेद भूमि होती है कलर की, कलर में सेम नहीं होती, सेम अलग है। कलर की जमीन को हमने उपजाऊ किया, उसमें पराली डाली, डोल निकाली, पानी दिया, 1 एकड़ का बाउंड्री बनाई, फिर उसके अंदर बरसीन बोई, और कलर में आज जितना भी कलर था हरियाणा में तकरीबन सारा फर्टाइल हो गया, उपजाऊ हो गया। रही बात दूसरी सेम की, सेम का एरिया जो है वो हमारे यहाँ 6 लाख एकड़ है, जो प्लस कुछ और उससे ज़्यादा है कुछ ये, और सेम का एरिया में नमकीन पानी है ये। हम उसको सरकार हमारी उसको कई तरीके से सरकार सिस्टम से सेम का पानी ख़त्म करके बहुत सारी ज़मीन हमने 3 लाख एकड़ ठीक भी कर ली जहाँ फसल होने लगी है। लेकिन अभी मच्छी पालन है, ये नमकीन पानी में होता है, झींगा मच्छी जो है वो नमकीन पानी में पड़ती है। अब हम इस पानी के माध्यम से झींगा मच्छी का पालन करना शुरू किया, और जो जिसकी ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा है इसकी मच्छी में, इसका झींगा मच्छी का 450, 400, 350 रुपए का रेट है, और किसान को इसको काफ़ी आमदन होती है। हम तालाब बना के ये नमकीन पानी को तालाबों में इकट्ठा करके वहाँ 10-10, 15-15 पौंड बना रहे हैं। अब ये हमारी सरकार की योजना है, हम उसके अंदर मच्छी पालन करा रहे हैं, और उसमें जो पानी का टेबल चलता है उस टेबल चलने से आसपास के एरिया में सेम खत्म हो जाती है और वहाँ खेती भी शुरू हो जाती है। हम इसको वरदान साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सेम का एरिया हो मच्छी पालन करके सेम को ख़त्म करेंगे और उससे किसान को डबल फायदा होगा। हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से केंद्र सरकार मत्स्य संपदा योजना चला रही है, क्या हरियाणा सरकार भी कोई योजना चला रही है? नहीं, हरियाणा जो केंद्र सरकार योजनाएं चलाती है उसको काम में लाती है प्रदेशों की सरकार। वो तो एक सहायक है, वो तो योजना दे दी उसने, उस योजना का फायदा तो अब समुद्र है, समुद्र में सब कुछ है, लेकिन कोई गोता मारेगा उसमें तभी तो निकाल के लाएगा कुछ जी। प्रदेश ये काम करता है, प्रदेश वो काम करता है, उस योजना का फायदा उठा के केंद्र की सरकार का अपने प्रदेश में उसको कार्यान्वित करता है, उसको अमल में लाता है, जो किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध होती है। वो कई योजना ऐसी है जिसमें 60% केंद्र का है, 40% प्रदेश का है, दोनों मिलके किसान की मदद के लिए लगे रहते हैं। तो डबल इंजन की सरकार लगातार किसानों के लिए काम कर रही है, ये कह सकते हैं? जी बिल्कुल, डबल इंजन की सरकार नहीं, 3 इंजन हो गया अब तो जी, नगर पालिका का भाई आ गया ना साथ में, ट्रिपल इंजन कह सकते हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार। चलिए, ट्रिपल इंजन की सरकार लगातार किसानों के लिए काम कर रही है। हरियाणा को लेकर एक बात हमेशा कही जाती है कि पराली प्रबंधन को लेकर समस्या आती है, इसके लिए क्या प्रबंधन किया जा रहा है आपकी तरफ से? देखिए, पराली एक कीमती चीज है, क्योंकि हम खेत को आत्मनिर्भर जब बनाते हैं, खेत से हम अनाज लेते हैं, बाकी उसका वेस्टेज उसको वापस देते हैं, उससे उसकी उपजाऊ शक्ति बनी रहती है, और इस पे सरकार किसानों की मदद करती है, इम्प्लीमेंट देती है, सब्सिडी पे देती है, जैसे रिपर है, एपीसीड है, और कुछ हमारे दूसरे बेंडिंग के लिए कुछ मशीनों की सब्सिडी देती है, जो उसको वेस्टेज को पैकिंग करके हम इंडस्ट्री में जहाँ कोला यूज होता था वहाँ पर अभी ये वेस्टेज को इंडस्ट्रियों में यूज होता है। और सरकार पहले 1000 रुपया देती थी पराली पे, जो किसान पराली को खेत में खपाएगा उसको 1000 रुपया, जो आग नहीं लगाएगा, और उसके साथ साथ जो बेंडिंग करके बेचेगा उसको भी 1000 रुपया।
हमारी सरकार मशीनों पे एक सब्सिडी है और पराली ना जलाने के लिए सरकार ने किसानों को अनुरोध किया। बहुत सारी योजना करते हैं, लेकिन जो किसान फिर भी अगर किसी वजह से वो जला देता है फिर उस पर सख्ताई बरती जाती है। 2 सीजन के लिए उसका फसल मंडी में नहीं बिकेगी। तो सरकार का अनुरोध कितना मजबूत नजर आ रहा है या कितना सक्षम नजर आ रहा है? देखिए 39% पहले से कम हो गया। अब पराली की आग लगने के 39% जो हुए ये कम हुए हैं जी। और लोगों में समझ भी आई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है दिल्ली में, वो कहता है भी पर्यावरण को ठीक रखना, आबा साफ सुथरी रखने, ये इसमें आग नहीं लगाओ, ये सारी चीजें सैटेलाइट से भी जांच होती है अभी। ठीक है, तो कम से कम अगर 39% की बात कर रहे हैं तो हम कम से कम जागरूक हुए हैं हमारे किसान, ये कह सकते हैं, और पूरी तरह से अब हम पराली प्रबंधन पर कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बढ़ रहे हैं सर। हर खेत स्वस्थ खेत योजना का उद्देश्य क्या है और ये योजना अपने उद्देश्य में कितनी सफल हो पा रही, यही हम जानना चाहते हैं। देखिए जब आदमी का हेल्थ कार्ड बनता है, डॉक्टर उसका शुगर भी देखता है, बीपी भी देखता है, उसकी कितनी बीमारियां उसको बता देता है, लेकिन खेत बोलता नहीं। आदमी तो बोल के बता देता है। खेत का जो हेल्थ कार्ड बनता है, हमारे यहाँ 75 लाख हमने ये करने हैं। इतने हर खेत का एक एकड़ की हेल्थ कार्ड बनाना है। उसमें हमने अभी 60% को तो हमने ले लिया और 58% को हमने मोबाइल के जरिए से किसान को सूचना दे दी, भाई आपके इस खेत के अंदर आपके इसका बीपी इतना, इसमें शुगर इतनी है। कहने का मतलब इसमें मिट्टी जो है और जो खाद ये डलेगा, अरे इसमें ज्यादा खाद नहीं डालना, इस तरह का खाद डालना, उसको हर तरह की जानकारी किसान को देते हैं, जिससे हमारा खाद भी कम हुआ बरतना और हर चीज से वाकिफ हो गए। उसके अंदर कौन सी फसल बोनी है, इस तरह की सारी क्वालिटी हम अपनी सरकार की लेबोरेटरी से करके उसको व्हाट्सएप पे डालते हैं उसके किसान के। और ये हमारा प्रयास है, अभी हर खेत की जानकारी, जिसका खेत है उसको जानकारी मिल जाती है मोबाइल में। तो ये कह सकते हैं किसान अब डिजिटल भी हो रहा है। डिजिटल हो रहा है, बिल्कुल डिजिटल हो रहा है। हरियाणा का किसान डिजिटल है। ठीक है, हाँ, उससे लाभ मिल रहा है हमारे किसानों को। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और हरियाणा का कृषि विभाग दोनों प्राकृतिक खेती और सतत कृषि रणनीतियों को बढ़ावा दे रही है। हरियाणा कृषि में इस तरह के उपाय कितने लाभकारी आपको नजर आ रहे हैं? देखिए ये समय के साथ बदलाव की जरूरत है। एक समय तक देश में फूड प्रॉब्लम थी और उस समय हमने जो खाद का प्रयोग किया, दवाइयों का प्रयोग किया, देश की फूड प्रॉब्लम को सॉल्व किया। लेकिन जैसे जैसे हम खेत की जो डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड यूज करते रहे, अब जैसा खेत में बोएंगे वैसा पैदा होगा। हमने ये जहरीला पदार्थ का यूज किया तो अनाज के अंदर जहरीलापन आया। अब वो हमारे शरीर में आना शुरू हो गया और शरीर डैमेज होना शुरू हुआ। अब ये समय की बात है, भी इसका उपाय क्या है? इसका उपाय प्रकृति खेती है। प्रकृति खेती है भी जिसमें डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड कम से कम यूज और ना हो तो अच्छी बात है। हमारे यहाँ खेती 3 तरह की है। एक रासायनिक खेती है। रासायनिक खेती को हम कहते हैं जो खाद, डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड है। एक है हमारी जैविक खेती। जैविक खेती वो है जिसमें हम बाहर से केंचुआ लाते हैं और गोबर के अंदर जो क्यारी बना के उसको केंचुओं को छोड़ के खाद बनता है। ये प्रोसेस मॉडल नहीं बन पाया, ये जैविक खेती है। एक है प्रकृति खेती। प्रकृति खेती है जो हमारे साधारण आदमी जो देश के पहले करते थे। अब जैसे गाय है, गाय ने गोबर कर दिया कच्ची जगह में, हम गोबर सूखेगा, 2 दिन के बाद उसको पलट के देखेगा जो कोई व्यक्ति, तो उसके अंदर 2 सुराख मिलेंगे। नीचे से जो देसी केंचुआ है जमीन में से वो आएगा, उसका भोजन है ये। हमारा केंचुआ देसी जो है वो मिट्टी भी खाता है, खाद भी ये जो गोबर भी खाता है, इसका वो खाद बनाता है। मिट्टी के अंदर से जब आएगा, उसका शरीर लचीला है, वो सराख करके आएगा जमीन में से और वापस जाएगा, फिर सराख करता जाएगा। जब बारिश होगी तो उस सराख के जरिए से पानी नीचे जाएगा। और ये जो प्रकृति खेती है, इसके लिए हमने इतने काम कर दिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने देसी गाय पे सब्सिडी दी है। 1 एकड़ पे कोई अगर सब्सिडी प्रकृति खेती करेगा, 1 गाय देंगे उसको 30,000 रुपये की सब्सिडी देंगे गाय पे। 3 ड्राम देंगे उसको, 4,000 की सब्सिडी उस पे देंगे।
उस गाय के 10 किलो गोबर को ड्राम में एक एक गोबर में डाल के उसमें जीवामृत तैयार करेगा। उसमें 1.5 किलो गुड़ डालेंगे, 1.5 किलो बेसन डालेंगे, कुछ मिट्टी डालेंगे, वो कुछ पेड़ के नीचे की मिट्टी, तो वो उसके अंदर जीवाणु पैदा होंगे और वो हम ट्यूबवेल के पानी से खेत में देते हैं। वो हमारी फसल को प्राकृतिक खेती में हमारे को मदद देगा। अनाज जो है वो शुद्ध पैदा होगा, सब्जी शुद्ध होगी, जो उसको खाएगा। तो कुल मिलाकर ये प्राकृतिक खेती के लिए बता रहे हैं आप। हाँ, जो ये लाभ हमारे किसानों को होगा, प्राकृतिक खेती की तरफ हमारे किसान बढ़ेंगे। इस पर हम लगातार आपसे चर्चा करते रहेंगे, अभी आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद खास मुलाकात में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ खास शख्सियत यहाँ मौजूद हैं, श्री श्याम सिंह राणा जी, जो कृषि मंत्री हैं हरियाणा के। वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हम उनके पास बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं कि प्राकृतिक खेती का जिक्र आप कर रहे थे, कैसे प्राकृतिक खेती की तरफ हमारे किसान बढ़े, ये जरा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, प्राकृतिक खेती हमारी परंपरागत पहले भी प्राकृतिक खेती ही थी। बीच में प्राकृतिक खेती के बीच में रासायनिक खेती आई थी फूड प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन अब जो प्राकृतिक खेती की तरफ से दोबारा देश के प्रधानमंत्री जी, देश की सरकारें, प्रदेश की सरकारें इस तरफ चिंतित हुई है भी मानव का, व्यक्तियों का हेल्थ कैसे सुरक्षित रहे, उससे प्राकृतिक खेती का जरूरत है, समय की मांग है। अब ये हमारी सब्जियां प्राकृतिक खेती से हों, हमारे अनाज प्राकृतिक खेती से पैदा हों तो हमारी सेहत ठीक रहेगी। और वो हमारा जो परंपरागत कल्चर था हिंदुस्तान का, हमारी गाय थी, गाय से ही प्राकृतिक खेती का संबंध है। वैसे शरीर का भी संबंध है, 5 तत्वों का शरीर है ये। गाय के दूध में 5 ही तत्व है, पूरे हैं, सक्षम है, ये परफेक्ट फूड है गाय का दूध। और उससे गोबर के अंदर गुण है, उसके अंदर है। पहले हमारे पूर्वज गाय के गोबर से चूल्हा लीपते थे, बेड़ा लीपते थे, वो सारे जो कीटनाशक जो जीव जंतु था सारा खत्म हो जाता था। ये लेप है, गाय का गोबर एक किस्म का ये लेप है। जहां इसको लेप करेंगे वहां हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा भोजन सुरक्षित रहेगा। और जो इस गोबर से अनाज पैदा होगा वो ज्यादा लाभकारी शरीर के लिए, हमारे लिए। तो प्राकृतिक खेती के लिए हमारी सरकार ने और केंद्र की सरकार ने, कोऑपरेटिव सिस्टम ने और हमारा जो प्रदेश का जो एफर्ड का सिस्टम है ये, उनको जोड़ के अब नए सिरे से ब्रांड बना के, और हमारे मुख्यमंत्री ने तो घोषणा की अब हिसार में, गुड़गांव में प्राकृतिक खेती की मंडी बनेगी, वहां प्रमाणित होगा अनाज, और वहां पर ये जितना किसान है अपनी सारी अनाज को लेके जाएगा, उसका रेट के लिए कमेटी बना दी, उसका अनाज का रेट भी ज्यादा होगा। लेकिन जो प्राकृतिक खेती से अनाज पैदा होता है डबल रेट में वैसे ही ले लेते हैं लोग, लेकिन मंडी बनेगी तो किसान को विश्वास हो जाएगा भाई इसके सेल पॉइंट भी है, ताकि उसमें बढ़ावा मिलेगा इसको। और इसी तरह से हिसार में सब्जी मंडी के लिए, साग सब्जी की मंडी जो है तो हरियाणा की, बिहार में हिसार में होगी, हिसार के अंदर भी इसका प्रचलन होगा। और कई जगह ट्रेनिंग सेंटर बना दिए हम, जैसे ग्रोंडा में है, करनाल में है, सरसा में है, भिवानी में है, हमारे वहाँ इसके ट्रेनिंग सेंटर हैं, किसानों को ट्रेनिंग भी देते हैं और जगह जगह जाके इसका प्रचार कर रहे हैं। तो कृषि से के अंदर जो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा, इसमें खर्चा नहीं है।
जिस तरह से किसानों से जब हमारी बात होती है तो वो कहते हैं प्राकृतिक खेती की तरफ हम इसलिए नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि आमदनी नहीं बढ़ती। रसायन खेती से हमारी आमदनी दुगनी होती है, लेकिन प्राकृतिक खेती में आमदनी कम होती है। इस चीज को दूर करने के लिए अब जो डिफरेंस है, अगर किसी किसान को ये शंका है भी मेरी आमदन कम हो जाएगी, सरकार भरपाई करेगी। उसका जिसका जे फार्म कटेगा, उसने जितना वो सोचता है भी मेरी इतनी कम हुई है, सरकार उतना पैसा दे देगी उसको। तो ये बड़ी बात है कि सरकार अब उनको पैसा देगी, हाँ। जिनको ये महसूस हो रहा है हमारे हाँ। किसानों को कि प्राकृतिक खेती से आमदनी कम हो जाएगी। ये बड़ी घोषणा है। हाँ, उसकी सरकार ने कमेटी बना दी भाई, उसके लिए ये किसान को दिल में ये ना रहे। लेकिन प्रैक्टिकल चीज ये है, जो प्रकृति खेती कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र गुरुकुल में हो रही है, वो रासायनिक खेती से ज्यादा हो रही है, बढ़िया लिख रही है, अनाज ज्यादा हो रहा है वो। और वो प्रकृति खेती का सिस्टम जो है ज्यादा डेवलप हो गया है इससे। रासायनिक खेती से खेत करना होता है, प्रकृति खेती से खेत की क्षमता बढ़ती है, पानी पीने की बढ़ जाती है, पैदावार की बढ़ जाती है, 1-2 साल के अंदर वो उससे भी ज्यादा हो जाती है। लेकिन हम हर किसान के लिए हमने अब सरकार की तरफ से कमेटी बनाई है, किसी किसान को ये भ्रम नहीं रहना चाहिए भाई मेरी आमदन कम हो जाएगी, उसकी जिम्मेदार सरकार बनेगी। राज्य में मशीनीकरण की अगर हम बात करें तो उसको लेकर किस तरह की योजनाएं आपके यहाँ चल रही हैं, और किसानों को सस्ती मशीन उपलब्ध कराने के लिए किस तरह की सुविधाएं आप लोग दे रहे हैं? देखिए, ये पराली प्रबंधन में आती है ये चीजें हमारे यहाँ। दो पराली को कैसे मैनेज करेंगे और उसको कैसे खेत में खपाएंगे, उसके लिए जो मशीनरी है वो महंगी है। सरकार उसमें कितनी मदद करेगी, 50% करेगी, कहीं 80% करेगी, कहीं 40% करेगी। वो मशीनरी के ऊपर सरकार सब्सिडी दे रही है और उस मशीनरी से किसान की आमदन बढ़ रही है। ये अभी किसान की आमदन बढ़ाने के लिए भी सब्सिडी देती है और काम को जल्दी निपटाने के लिए भी मशीनरी जरूरी है। क्यों, मैनुअल तो अब बहुत मुश्किल है, मशीनरी से जो काम होते हैं वो आसानी से हो जाते हैं। और इसमें हर तरह से किसान भाइयों को हम अपने सरकार की तरफ से हम पूरी सब्सिडी का प्रबंध करते हैं, उनके मशीनों की आमदन बढ़े और उनके रेट मशीनों के उनको कम पड़े, इसलिए सब्सिडी देती है। तो क्या उससे बदलाव नजर आ रहा है हमारे किसानों में? उन मशीनों को लेकर जो मशीनीकरण हुआ है उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो, और वो उस तरह से प्रबंधन कर पा रहे हैं पराली का जिस तरह से करना चाहिए? बिल्कुल कर रहे हैं। पहले तो हम हल्की खेती करते थे, अब वो उसमें टाइम ज्यादा लगता था और वो पराली भी हम हाथ से उठाते थे, डोड़ लगा के बाहर लगाते थे सारी, लेकिन मैनुअल था सारा काम वो। लेकिन अब मशीन से काम आसान हो गया है। खेत के अंदर मशीनी ट्रैक्टर भी है, वो जल्दी खेत को कल्टीवेट कर देता है और मशीनी उसको ज़्यादा पैकिंग कर देती है जल्दी। उसकी भूसा की मशीन है, वो भूसा बना देती है। और ये सारा मशीनीकरण से तो किसान को फायदा हुआ है और इस परिवर्तन में, बदलाव में किसान आगे है। तो इससे विकास की नई गाथा लिख रहा है हरियाणा का किसान, आपको लगता है? बिल्कुल। क्या जीडीपी का इसका जो किसान है, जो उसकी जो आमदन हुई है वो 18% आ गई इसमें। उसकी वजह से किसान को तो हमारी अर्थव्यवस्था का एक मजबूत रीढ़ की हड्डी बना है। अगर हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, ये प्रोग्राम क्या है, इससे किसानों को क्या लाभ पहुंच रहा है? देखिए, डाइवर्सन में यह है भाई, पानी बचाने की बात है, जमीन के पानी नीचे जा रहे हैं, उसमें हम मोटे अनाज की खेती करते हैं, जो इसको दान को छोड़ के करेगा, उसको हम दूसरी फसल जो करेगा उसको 8,000, पहले 7,000 था पर एकड़, अब 8,000 दे रहे हैं किसान को। भाई अगर आप दान की फसल को छोड़ के दूसरी फसल बोओगे उसकी जगह, या खाली भी रख लोगे, तो भी हम उसको 8,000 देंगे, 7,000 के बजाय अब 8,000 देंगे। तो वही लाभ उसको मिलता रहेगा। हाँ, मिलता रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। तमाम सवालों का जवाब बखूबी आपने अलग अलग अंदाज में दिया और हमारे किसानों को बताया कि कैसे आप काम कर रहे हैं और कैसे सरकारें लगातार हमारे किसानों के हित में कार्य करती हुई नजर आ रही हैं। हमारे साथ खास मुलाकात में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। फिर किसी जगह नए कार्यक्रम से होगी शुरुआत। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए दूरदर्शन किसान।